Welcome to this video lecture on spillways. In this video lecture, we shall discuss types of spillways. इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ स्पिलवेज देखते हैं. Types of spillways or classification of spillways. There are different types of spillways that can be provided depending on the suitability of site and other parameters. Generally, a spillway consists of a control structure, a conveyance channel, and a terminal structure, but the former two may be combined in the same for certain types. जो spillways होते हैं वो suitable साइट किस टाइप की स्पिलवे पे के लिए सूटेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पिलवे वहाँ पे प्रोवाइड करनी है. और यूजुअली जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो तीन तरह के रहते हैं. स्पिलवे के तीन कंपोनेंट्स रहते हैं मेनली: कंट्रोल स्ट्रक्चर, कन्वेयंस चैनल और टर्मिनल स्ट्रक्चर. और ये कह रहा है कि कभी कभी कंट्रोल स्ट्रक्चर और कन्वेयंस चैनल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंबाइन भी किया जा सकते हैं. The more common types are briefly described below. जो कॉमन टाइप्स हैं स्पिलवेज की 7 हैं. The more common types are briefly described below. Straight drop spillway, OG spillway, shaft spillway, chute spillway, side channel spillways, siphon spillway, and labyrinth spillways. Let's see what these are. Straight drop spillway. Straight drop जैसे इसके नाम से में थोड़ा आभास हो रहा है. इसमें जो पीछे से जो रेजर्वोयर का पानी है, जो सरप्लस पानी रहेगा, इट विल ड्रॉप इन अ स्ट्रेट वे. कोई इसमें स्लोप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द स्पिलवे. तो उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा दिखाया है. दिस इज़ द वियर या डैम जो कंस्ट्रक्ट किया है. तो इस डैम में ये जो कंक्रीट स्लैब्स हैं, कंक्रीट स्लैब को इन प्लेस करने के लिए पीछे से टेंडन्स के साथ बांधा हुआ है. टेंडन्स स्टील टेंडन्स हैं. तो ये रेजर्वोयर की तरफ में जो स्लोपिंग पार्ट है डैम का, वो अपना वाटर टाइट मेम्ब्रेन दी जाती है ताकि पानी सीप ना करे थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम. तो जो रैंडम फिल, ये जो बीच में जो अर्थ मैटर या रॉकी मटेरियल या जो भी है रैंडम मटेरियल इसमें फिल किया हुआ है. ये तो हुई डैम की बात. तो उसके ऊपर ये जो फॉल है स्पिलवे में से, दैट इज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे. और कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इट इज स्ट्रेटली फॉलिंग डाउन इन अ वर्टिकल डाउन डायरेक्शन. Let's see. A straight drop spillway consists of a low height weir wall having its downstream face roughly or perfectly vertical. ये जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है, जो लो हाइट का वियर वॉल होती है, वियर वॉल, तो इसका रफली इसकी जो डाउनस्ट्रीम फेस होता है वो वर्टिकल रहेगा. When the water level in the reservoir rises above the normal pool level, जैसे वाटर लेवल रेजर्वायर में नॉर्मल इसके पूल लेवल से ज़्यादा हो जाता है, द सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वियर. जो सरप्लस पानी होगा वो क्रेस्ट ऑफ वियर से फॉल करना शुरू कर देगा. और यही जो है एक स्पिलवे का पर्पस होता है. जैसे एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा वाटर लेवल हो जाए तो उसको बाईपास करना है, उसको अपना रास्ता ढूंढना है ताकि वो डैम के टॉप ऑफ डैम पे स्पिल ओवर ना करे. उससे पहले ही ये पानी को एस्केप रूट मिल जाए, निकल जाए. एंड हैंस इट इज़ नोन एज अ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे. और इसी वजह से, क्योंकि पानी डायरेक्टली नीचे जा रहा है, उसको स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बोलेंगे या फ्री ओवरफ्लो स्पिलवे बोलेंगे. टू प्रिवेंट द स्कोरिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम बेड फ्रॉम द फॉलिंग वाटर जेट, एन आर्टिफिशियल पूल विद अ कंक्रीट एप्रोन एंड अ लो सेकेंडरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड. स्कोरिंग क्या हुई कि जो उसका बेड है उसकी इरोजन हो जाती है, उसमें जो खड्डे पड़ जाएंगे, उसको जो मिट्टी खुद जाती है उसको स्कूरिंग बोलते हैं. तो ऊपर से वर्टिकली पानी वाटर जो है नीचे फॉल कर रहा है, उसके इम्पैक्ट की वजह से, वाटर हेड की वजह से, उसके वज़न की ग्रेविटी की वजह से
तो डेफिनेटली वहाँ पे खड्डे पड़ जाएंगे, स्कूरिंग हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की। तो इसलिए उसको बचाने के लिए, बेड को बचाने के लिए वहाँ पे कंक्रीट एप्रॉन्स, एप्रॉन क्या होता है जो यूजली ये कंक्रीट एप्रॉन की बात कर रहा है, कंक्रीट के बेडिंग की जा सकती है, या कुछ दूरी के लिए वहाँ पे स्टोन्स जो हैं वहाँ पे हम लोग बिछा सकते हैं, ताकि जो उसकी इरोजन ना हो, स्कूरिंग ना हो। एंड लो सेकेंडरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड, और एक थोड़ी जहाँ पे पानी फॉल कर रहा है उससे थोड़ी सी दूरी पे एक छोटा सा डैम, सॉर्ट ऑफ डैम बना देंगे, ताकि वहाँ पे पानी थोड़ा स्टिलिंग बेसिन की तरह थोड़ा पानी रुक जाए। और ऊपर से वर्टिकली जो पानी फॉल कर रहा है, नीचे पानी रुका हुआ है, उसके ऊपर पानी गिरेगा तो बेड पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जो उसका जो इम्पैक्ट है, वो जो स्टिल वाटर है वो बियर कर लेगा। वहाँ पे वेव्स बनेंगी, साउंड क्रिएट होगी, हीट होगी, वो सारी डिसिपेशन हो जाएगी। Proper ventilation should be provided on the underside portion of a falling jet to prevent pulsating and fluctuating effects. जो वर्टिकली फॉल कर रहा है उसके अंडर पोर्शन में कुछ वेंटिलेशन का प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज क्या कह रहा है ये पल्सेटिंग और फ्लक्चुएटिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम या वियर जो भी हमने प्रोवाइड किया है उस पर होंगे, और उसको वो अनस्टेबलाइज कर देगा अदरवाइज। Sometimes an overhanging projection is provided on the crest of the weir to prevent the entrance of small discharges onto the face of the weir wall. जो crest of the ये है weir जो हमने बनाया है ड्रॉप फॉल का, ऊपर टॉप है जो स्पिलवे का जो टॉप है उसमें थोड़ा सा ओवरहैंगिंग प्रोजेक्शन हम लोग दे देते हैं, ताकि पानी एकदम से डाउनस्ट्रीम फेस के ऊपर ना पड़े, थोड़ा सा आगे जाके वो जो है अपना प्रोजेक्टाइल बनाए, थोड़ा सा आगे होकर के गिरे, डायरेक्टली उसको टच ना करे डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम का या डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द वियर जो हमने प्रोवाइड किया है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे आर मोस्ट सूटेबल फॉर द आर्च डैम, अर्थर डैम्स एट्सेट्रा। तो आर्च डैम्स के लिए, अर्थर डैम्स के लिए स्ट्रेट फॉल जो है रहता है, दूसरी टैप्स के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो दोबारा से वही पिक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है, जस्ट टू रिकैप व्हाट वी हैव डन। स्ट्रेट फॉल है तो ये उसका टॉप ऑफ द वियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हैंगिंग प्रोजेक्शन भी थोड़ा सा दे सकते हैं, ताकि ये जो वर्टिकल फॉल है ये बिल्कुल इसके इस फेस को जो डाउन फेस है इसको टच ना करे, हैंगिंग भी दिया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग एप्रॉन जो डाउन स्ट्रीम है कंक्रीट एप्रॉन भी दे सकते हैं, और थोड़ा सा दूर जा करके हमने अभी बात की है कि हम लोग थोड़ा जो छोटा सा एक वियर, छोटी सा डैम या छोटा सा वियर आगे दे सकता है, ताकि यहाँ पे पानी का वाटर पूल बन जाए। तो ऊपर से जो फॉलिंग वाटर है पानी के ऊपर ही गिरेगा, तो उसका इम्पैक्ट उसके बेड पे नहीं होगा, स्कूरिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो फॉलिंग जेट है इसके नीचे यहाँ पे हमें वेंटिलेशन, क्या कह रहा है वो, यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा वेंटिलेशन का प्रोविज़न चाहिए, अदरवाइज जो इसका पल्सेटिंग इफेक्ट्स रहेंगे इस वॉल पे, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट टाइप इज ओजी स्पिलवे। ओजी एक्चुअली इट्स जो वर्ड आता है इट कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ द फॉलिंग वाटर। जो हाइड्रोलिक जेट बनता है वो इन्वर्टेड एस टाइप का होता है, जैसे पानी जब फॉल करता है नीचे उसका एस टाइप का जो हाइड्रोलिक जेट बनता है, तो हमने उसको कुशनिंग देने के लिए उसकी शेप जो है हमने अपने फॉल इसकी स्पिलवे की वैसी ही शेप दे देते हैं, ताकि इम्पैक्ट ना हो, सेफ्टी बनी रहे। सो लेट्स सी ओजी स्पिलवे एज द नेम सेज रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द वियर। जो वियर हमने कंस्ट्रक्ट किया उसकी डाउन स्ट्रीम फेस की जो शेप होती है उसको इन्वर्टेड एस की तरह बनाया जाता है, उसको ओजी बोलते हैं। इट्स एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। काम एक्जैक्टली वही है, पानी ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में क्या था कि वर्टिकल वॉल थी। अब हमने जो इसकी डाउनस्ट्रीम फेस है वियर का उसको हमने एस की शेप दे दी, सो ये उससे थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया। In this case, the downstream face of the weir is constructed corresponding to the shape of the lower nappy of freely falling water jet, which is OG shape.
तो जो ओजी शेप है, जो इन्वर्टेड एस है, ये एक लोअर नेपी जो बनाता है, जो वाटरफॉल कर रहा होता है, वो जो पहले नीचे गिरता है फिर हाइड्रोलिक जंप लेता है, तो वो इन्वर्टेड एस होता है, उसको नेपी बोलते हैं। वाटर की जो लोअर नेपी है, जो उसकी पानी की दो नेपी होती है, हायर एंड लोअर नेपी को ये शेप रिप्रेजेंट करती है। द ओजी शेप ऑफ द डाउनस्ट्रीम, द ओजी शेप ऑफ द डाउनस्ट्रीम फेस इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हाइड्रोलिक का कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल का रहेगा, उसके बेसिस पे ये इसको डिजाइन किया जाता है। In general, the shape of low nappy of a water jet is not constant for all waterheads. Hence, the shape obtained for the maximum head is taken into account while designing the OG spillway. अब सवाल क्या पैदा होता है कि जो हमने इन्वर्टेड एस जो ओजी की शेप लेनी है, वो लेकिन वो शेप कौन सी ली जाए, किस वाटर हेड, क्योंकि डिफरेंट वाटर हेड्स जो होंगे रिजर्वायर में, पीछे पानी में, डिफरेंट हेड्स की डिफरेंट शेप बनेगी, डिफरेंट हाइट होगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी उसकी डायमेंशंस डिफरेंट होगी। जैसे ही वाटर हेड होगा वैसी इन्वर्टेड एस बनेगी, ओजी शेप बनेगी। तो हमने कौन सा वाटर हेड तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, हाइड्रोलिक हेड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो हमने अपने डिज़ाइन पर्पज़ के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोलिक हेड रहेगा, डिज़ाइन हेड रहेगा, अदरवाइज तो बैंक स्पिल ओवर कर जाएगा, जो मैक्सिमम हाइड्रोलिक हेड हमारा अलाउेबल होगा रिजर्वायर में या पीछे रिवर में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है ओजी की साइज लेना है, उसकी शेप लेनी है। Whenever there is surplus water, it will be freely disposed of through OG spillway along its OG-shaped crest. Hence, it can be called as a overflow spillway. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले बात कर चुके हुए हैं। तो ये स्पिलवे का पर्पस सिर्फ यही है, जैसे ही सरप्लस वाटर आ जाता है पीछे रिजर्वायर में या स्टोरेज ऑफ वाटर में, तो उसको फ्रीली डिस्पोज ऑफ करना है इसको, इसलिए इसको ओवरफ्लो स्पिलवे भी कर सकते हैं। तो स्पिल जैसे ही पीछे से पानी ज़्यादा आया तो इसने रादर देन के डैम मेन डैम को ओवरफ्लो करे, स्पिलवे को ओवरफ्लो करेगा। तो स्पिलवे को हम लोग कभी भी ओवरफ्लो स्पिलवे जो है कह सकते हैं। OG spillway are most commonly used in case of gravity dams, arch dams, buttress dams, etc. For gravity dams, it's generally located within the dam of the body. तो जैसे अपना फ्रीली फॉल जो हमारा स्पिलवे था, वैसे ये जो ओजी फॉल है ये ज़्यादा सूटेबल किसको करता है, ग्रेविटी डैम्स को, आर्च डैम्स को और बटरेस डैम्स को भी। और इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम्स यूजली ये बीच में प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं, अभी बात करते हैं इसको। तो ओजी फॉल दोनों बैंक्स के बीच में मिड में कंक्रीट के दिया जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ स्पिलवेज शाफ्ट स्पिलवेज। शाफ्ट स्पिलवेज देखिए कितनी सुंदर पिक्चर बन रही है।